गुड मॉर्निंग सभी को। और आज से जो है हम एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि चैप्टर का नाम है पदार्थ के गुण। आज हम जानेंगे कि ये जो पदार्थ होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं तथा इनमें कौन कौन से गुण होते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की, जिसे बोलते हैं पदार्थ के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या पदार्थ के गुण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पदार्थ के प्रकार क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो यदि पहले नंबर पे हम बात करें तो हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं ठोस में, फिर हम इसको कर सकते हैं द्रव में, और फिर हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं गैस के अंदर। पदार्थ जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस जो होता है इसे कहते हैं सॉलिड, जो द्रव होता है इसे कहते हैं लिक्विड, और जो गैस है इसे कहते हैं गैस। तो तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। इनके अंदर क्या क्या गुण होते हैं उनको इस आज की क्लास में हम कवर करेंगे। इसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले यदि हम सॉलिड की बात करें, ठोस की बात करें, तो ठोस जो होते हैं ये, इसकी यदि हम बात करें तो इसका एक गुण है इलास्टिसिटी। क्या गुण है? इलास्टिसिटी। हमने देखा है जैसे रबर होता है, यदि हम रबर पे कुछ फोर्स लगाते हैं तो जब तक हम फोर्स लगाते तब तक उसके शेप में कुछ चेंज होता है, लेकिन जैसे ही हम फोर्स को हटाते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टीज जो होती है, इस प्रकार के गुण को क्या कहते हैं? तो इलास्टिसिटी कहते हैं। दूसरा हम समझेंगे कि प्लास्टिसिटी क्या होता है। किसे बोलते हैं प्लास्टिसिटी, इसको हम समझेंगे। तो प्लास्टिसिटी क्या होता है कि यदि किसी पदार्थ के ऊपर कोई बल लगाया जाए और वह वापस अपनी पुरानी अवस्था में लौट कर न आए तो उसे कहते हैं प्लास्टिसिटी, और उस मटेरियल को बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे आने वाली इसी क्लास में, आगे हम इसको डिटेल से समझेंगे। यदि हम बात करें द्रव के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, तो पहले हम यदि इसमें देखें तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि प्रेशर क्या होता है, कैसे ये डेवलप होता है, क्या क्या इसके काम होते हैं। हम यहाँ पर जो है बहुत सारे लॉ पढ़ने वाले हैं। पास्कल लॉ क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो है सरफेस टेंशन क्या होता है, जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो सरफेस टेंशन एक पदार्थ का गुण है, इसको हम समझेंगे कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। इस पृष्ठ तनाव के कारण क्या क्या होगा, जो द्रव की बूंदें हैं वो गोलाकार क्यों होती है, उसका क्या कारण है, वो छुपा हुआ है पृष्ठ तनाव के अंदर। लेकिन ये पृष्ठ तनाव कैसे, किस कारण होता है, उन सब कारणों की चर्चा हम इस क्लास में करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे विस्कोसिटी की। किसकी बात करेंगे? विस्कोसिटी की, श्यानता की। द्रवों के बहने का जो विरोध करता है वह जो गुण है वो श्यानता कहलाता है। कैसे, क्या इसके पीछे रीजन है, सब कुछ आज की क्लास में समझने वाले हैं। तो हम समझेंगे विस्कोसिटी क्या होता है। यदि हम गैस की बात करें तो यहां पर भी हम समझेंगे कि प्रेशर क्या होता है, कैसे ये काम करता है। तो बहुत सारे टाइप्स जो है उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज है, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज है, और गैस की क्या प्रॉपर्टीज है, इसको हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो हम करेंगे कि ठोस के क्या क्या गुण होते हैं या क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है किसी सॉलिड की, इसको हम कवर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज की। और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये प्रत्यास्थता क्या होती है, किसे इलास्टिसिटी कहते हैं, और इलास्टिक मटेरियल क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हमने क्या करा कि यहां पर मेरे पास एक पदार्थ है, यदि मैं इसके ऊपर कोई बल लगाता हूं, क्या करता हूं, इसके ऊपर यदि कोई बल लगाते हैं और मान लीजिए कि इसकी जो लेंथ है वो लेंथ है 5 मीटर। कितनी लेंथ है? तो ये लेंथ है 5 मीटर, और इस पे कोई बल लगाते हैं
उस बल लगाने के कारण क्या होता है, तो जब ये बल लगता है तो ये जो पदार्थ है इसकी जो लेंथ हो जाती है, ये लेंथ जो हो जाती है वो 5.5 मीटर हो जाती है। कितनी लेंथ हो जाती है? 5.5 मीटर। किसके कारण? जो ये इस पर बल लग रहा है जिसका मान कितना है, तो F बल हम लगाने पर इसकी जो लेंथ है उसमें कुछ परिवर्तन होता है, मतलब इसका जो शेप है वो चेंज होता है। लेकिन जब हम इस बल को हटाते हैं, जब हम इस बल को यहां से हटाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसकी जो लेंथ है ये अपनी पुरानी लेंथ में लौट आता है जैसे ही हम इस बल को हटाते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टीज होती है किसी सॉलिड के अंदर, कि जब उसके ऊपर बल लगाया जाता है, चाहे वो बल जो है वो कंप्रेशन हो चाहे वो टेंशन हो, यदि हम उसको दबाएंगे या उसको खींचेंगे तो उस बल के कारण उस पदार्थ में विकृति आती है, उसके अंदर उसका शेप चेंज होता है। लेकिन जैसे ही हम उस बल को वहां से हटाते हैं तो वो पदार्थ अपनी पुरानी अवस्था में लौट आता है। ये जो गुण है, इसी गुण को कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? इसी गुण को इलास्टिसिटी कहते हैं। उसमें चेंज तभी तक होगा जब तक उस पर बल रहेगा। जैसे ही बल को हम हटाएंगे वो वापस अपनी पुरानी अवस्था में लौट आएगा। इसका सबसे सरल एग्जाम्पल जो है वो एक रबर होता है। यदि आप एक रबर को फोर्स लगा के खींचेंगे तो तब तक तो उसमें चेंज होगा, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे, उस बल को हटाएंगे, वह अपनी पुरानी अवस्था में लौट आएगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो वही लिखा हुआ है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये एबिलिटी है किसी ऑब्जेक्ट की या मटेरियल की, कि क्या करता है तो ये अपने नॉर्मल शेप में वापस आ जाता है जब भी उस पे से क्या करते हैं तो बल हटाते हैं, या तो बल लगाते या स्ट्रेच करते या कंप्रेस करते हैं, और जैसे ही वो बल हटाते हैं तो वो क्या करता है तो अपनी पुरानी अवस्था में लौट आता है। इस प्रकार की जो प्रॉपर्टीज होती है, क्या कहते हैं इसे, तो इसे कहते हैं इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता, या क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता। और एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है एक स्प्रिंग लगा हुआ है। क्या है? एक स्प्रिंग लगा हुआ है। यहाँ पर ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और ये स्प्रिंग जो है इसके ऊपर क्या है तो कुछ फोर्स लगा हुआ है। क्या लगाया? इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया। इस फोर्स के कारण क्या हुआ तो इस फोर्स के कारण ये जो स्प्रिंग है इसमें क्या हुआ तो कुछ चेंज हुआ। क्या हुआ? कुछ चेंज हुआ। किसके कारण? इस फोर्स के कारण। मतलब इसकी जो लेंथ थी, पहले जो लेंथ थी, वो लेंथ यहां पर क्या हुई तो यहां पर ये फोर्स लगाने से ये लेंथ में क्या हुआ तो कुछ बढ़ गई। क्या हुआ? इस लेंथ में कुछ इंक्रीज हुआ। लेकिन जैसे ही हम यहां से इस फोर्स को हटाएंगे, तो ये जो स्प्रिंग है ये अपनी पुरानी अवस्था में लौट आएगा। वापस इसकी लेंथ जो है वो कितनी मिलेगी? जितनी पहले थी। तो ये तब तक ही चेंज होता है जब तक फोर्स अप्लाई किया जाता है। जैसे ही फोर्स को हटाया जाता है तो ये अपनी पुरानी अवस्था में लौट आता है। इसी प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता कहते हैं। पहली जो प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में हमने चर्चा करी। चलिए बढ़ते हम आगे की तरफ। आगे यदि हम बात करें तो ये क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या था, उसको समझने के लिए, उस रीजन को समझने के लिए आप जो है यहां पर समझिए कि ऐसा क्यों होता है। ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई पदार्थ होता है, स्पेशल हम किसकी बात कर रहे हैं, ठोस के, तो इसके जो अणु होते हैं ये क्या है तो ये एक बल के द्वारा बंधे हुए होते हैं। इसके अंदर जो अंतर आणविक बल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसके अणु जो है बहुत पास होते हैं,
और वो अणु जो है वो एक दूसरे को एक बल के द्वारा बंधे हुए रहते हैं। आप इसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये एक हमने कुछ सॉलिड चीज रखी है और उसको स्प्रिंग से सब दूर से कनेक्ट करके रखा है, एक दूसरे से क्या है, तो ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है। मतलब स्प्रिंग क्या कर रहा है, इन सब को एक कनेक्ट करके रखा है। यदि मैं यहाँ पर किसी एक को फोर्स लगा के बाहर खींचता हूं, यदि मैं यहाँ पर किसी एक पर फोर्स लगा के खींचता हूं, तो उसके अंदर क्या होगा, तो कुछ समय के लिए उसके अंदर क्या होगा, तो स्ट्रेच होगी वो चीज। लेकिन जैसे ही हम बल हटाएंगे तो वो क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चला जाएगा। इसी प्रॉपर्टीज को हमने क्या बोला था, तो इसी प्रॉपर्टीज को हमने क्या बोला था, इलास्टिसिटी। क्या बोला था, इलास्टिसिटी बोला था, जिसको आप इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स जो हमने लगाया है वो इसकी जो है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही हम बल हटाएंगे तो उस ऊर्जा के कारण ये अपने ओरिजिनल शेप पर चले जाएगा। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, यदि आपको समझना है कि क्या होता है तो ये आप इस एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। आगे हम क्या देखेंगे, यहां पर हम बात करते हैं कि स्ट्रेस, लेकिन उसके पहले स्ट्रेस की बात करने के पहले यदि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक रॉड है मेरे पास, एक रॉड है यहां पर जिस पर एक बल लगाया जाता है F। यहां पर एक बल लगाया गया F, जिसके कारण क्या हुआ, अभी जो इसकी लेंथ थी वो थी 10 मीटर। कितनी थी, तो इसकी लेंथ थी 10 मीटर। कितनी लेंथ थी इसकी, 10 मीटर। अब क्या होगा, इस फोर्स के कारण इसकी जो लेंथ होगी उसमें कुछ परिवर्तन होगा। क्या होगा, इसमें कुछ परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा, तो मैंने बोला कि इसकी जो लेंथ है वो लेंथ जो हो जाएगी वो 11 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 11 मीटर। तो इसकी लेंथ हो गई 11 मीटर। अब यदि ये जो फोर्स था इसको हमने यहां से हटा दिया, क्या कर दिया, यहां से इस फोर्स को क्या करा, हटाया, तो क्या होगा, तो ये यदि इसकी पुरानी अवस्था में लौट आता है, मतलब इसकी लेंथ वापस 10 मीटर हो जाती है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये इलास्टिसिटी है, और उस मटेरियल को बोलते हैं कि वो इलास्टिक मटेरियल है। उसको हम बोल सकते हैं कि ये पूर्ण प्रत्यास्थ पदार्थ है, या क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं कि ये टोटल इलास्टिक मटेरियल है। क्यों, क्योंकि जितनी लेंथ थी ये उतनी में क्या हुआ, तो वापस लौट कर आ गया। लेकिन यदि ये फोर्स हटाने के बाद यदि ये इसकी लेंथ क्या होती है, तो इसकी लेंथ कुछ इतनी होती है। कितनी, यदि फोर्स हटाने के बाद इसकी लेंथ उतनी ही रहती है जितनी उसको स्ट्रेच करने पर थी, तो यहां पर इस प्रॉपर्टीज को हम इलास्टिसिटी न बोलते हुए इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी। जब किसी पदार्थ में फोर्स लगाने में उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए, क्या हो जाए, उसमें परमानेंट यदि डिफॉर्मेशन हो जाए, परमानेंट विकृति आ जाए, और फोर्स हटाने के बाद भी वो वैसा ही रहे जैसा फोर्स लगाने पर था, तो उसको बोलेंगे प्लास्टिसिटी। क्या बोलेंगे उसको, प्लास्टिसिटी। ध्यान रखिएगा, यदि हम फोर्स लगाते हैं उस फोर्स के कारण इसके अंदर क्या होता है, इसका शेप चेंज होता है। यदि फोर्स हटाने पर ये अपनी ओरिजिनल शेप में आता है तो हम इस प्रॉपर्टीज को बोलेंगे इलास्टिसिटी। क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। लेकिन यदि फोर्स हटाने पर ये अपनी ओरिजिनल स्थिति में नहीं आता है और उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे प्लास्टिसिटी। क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी। अब हम बात करेंगे कि ऐसा किस कारण हुआ, उसको अब हम समझने वाले हैं कि आखिर ऐसा किस कारण हुआ। तो उसके लिए हम एक टर्म समझना पड़ेगा जिसे कहते हैं स्ट्रेस। क्या कहते हैं, स्ट्रेस। इस स्ट्रेस को बोलते हैं प्रतिबल। क्या कहते हैं,
प्रतिबल। इस स्ट्रेस को कहते हैं प्रतिबल। क्या होता है प्रतिबल, इसको हम समझते हैं कि ये प्रतिबल क्या होता है। मैं यहां पर जो है इसको फिर से लिख देता हूं। हो सकता है कलर ये जो है ये कॉम्बिनेशन सही नहीं हो, तो मैं इसको फिर से यहां पर लिख देता हूं। क्या बोलते हैं इसको, तो इसे कहते हैं प्रतिबल। क्या कहते हैं, प्रतिबल। क्या होता है इसको हम समझने वाले हैं, ये प्रतिबल क्या होता है। तो देखिए, जब भी हम किसी रोड पर, यहां पर एक रोड है, इस पे यदि हम फोर्स लगाते, कितना फोर्स लगाया, तो हमने फोर्स लगाया F। यहां पर भी कितना फोर्स लगाया, तो F फोर्स लगाया। ये जो फोर्स लगाया है, जिसके कारण क्या होगा, तो ये फोर्स कहां अप्लाई हो रहा है, तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे। किस पे अप्लाई हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, तो ये राउंड है। कैसा है, राउंड है। तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण इसके अंदर क्या हो रहा है, तो स्ट्रेस डेवलप हो रही है। तो यहां से जो होगा, ये स्ट्रेस का एक फार्मूला आएगा, जो कि क्या होगा, तो स्ट्रेस होता है कि जो फोर्स अप्लाई करा है, कहां पर करा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया पे। कहां पर करा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया पे। तो क्रॉस सेक्शन एरिया किस पे करा है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स अप्लाइड पर क्रॉस सेक्शन एरिया। एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई करा है, इसी को क्या बोलते हैं, तो स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। यूनिट क्या होगी इसकी, तो फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में, और एरिया को मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। तो यूनिट क्या होगी, इसको ध्यान रखिएगा। तो स्ट्रेस की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, तो ये होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होती है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है इसकी एसआई यूनिट होती है। ये जो स्ट्रेस है ये डिपेंड करेगी कि फोर्स किस तरीके से अप्लाई करा गया है। किस तरीके से यहां पर फोर्स अप्लाई करा गया है उस पर डिपेंड करती है स्ट्रेस। यदि हम यहां की बात करें, तो यहां पर जो फोर्स है, ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये क्या कर रहा है, तो ये फोर्स इस पर जो अप्लाई हुआ है, ये क्या कर रहा है, तो इसको टेंशन कर रहा है, मतलब इसको खींच रहा है। क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो ये फोर्स जो है इसको हम बोलेंगे कि एक टेंशन फोर्स है, और इसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगी, इसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगी, उस स्ट्रेस को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। उस स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, तो उस स्ट्रेस को कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। इसी प्रकार से यदि हम यहां पर बात करें कि कितने प्रकार की स्ट्रेस हो सकती है, तो यहां देखिए, सबसे पहले केस में यदि फोर्स अप्लाई होता है, मैं यहां पर नंबरिंग कर देता हूं, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। यदि हम बात करें सबसे पहले वाले की, तो यहां पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, पहले वाले की बात करें तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कौन सा है, तो ये फोर्स है कंप्रेशन। कौन सा फोर्स है, कंप्रेशन। और इसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगी, उस स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। स्ट्रेस कौन सी डेवलप होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस। यदि यहां पर जो फोर्स अप्लाई होगा, ये फोर्स कौन सा है, तो सेकेंड वाले में हम देख रहे हैं कि फोर्स जो है वो कौन सा है, तो ये खींचने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, खींचने का काम कर रहा है। इसको बोलते हैं टेंशन। क्या बोलते हैं, टेंशन। तो ये जो इसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगी, उस स्ट्रेस को हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। किसके कारण, तो आप फोर्स जो अप्लाई हुआ है वो कौन सा फोर्स है, तो फोर्स है इसको खींचने वाला, जिसको बोलते हैं टेंशन। जिसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो कौन सी है, तो वो है टेंसाइल स्ट्रेस। कौन सी है, टेंसाइल स्ट्रेस इसके ऊपर डेवलप हुई है। हम बात करें आगे,
तीसरा जो फोर्स है इसका टाइप है शियर फोर्स। कौन सा है? तो फोर्स जो है वो कौन सा है? तो फोर्स जो है वो है शियर फोर्स। कौन सा फोर्स है? शियर फोर्स। शियर फोर्स कैसे होता है? तो यदि ये एक मार्कर है और मैं इसको ऐसे पकड़ूं, इसको ऐसे पकड़ूं और एक हाथ को क्लॉकवाइज घुमाऊं और एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, तो इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगी जिसको हम मरोड़ना बोलते हैं, तो इस प्रकार की स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेस। सॉरी, यदि हम क्या करते हैं, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। जैसे समझिए कैसे, जैसे ये एक माउस है, हमने क्या करा, इसको किसी सतह पर रखा और इसकी ऊपरी सतह पर नीचे की सतह फिक्स है और ऊपरी सतह पर हमने क्या करा, तो एक बल लगाया, जिसके कारण क्या होगा, मैं एक डायग्राम से इसको बताता हूं। इसके कारण यहां पर क्या होगा, तो देखिए इस केस में क्या होगा, तो जैसे ये एक बॉक्स है और ये बॉक्स क्या है, तो एक सतह पर रखा हुआ है। क्या है? तो एक सतह पर रखा हुआ है। अब इसके ऊपर जो फोर्स है वो कुछ ऐसा अप्लाई करा। कैसा अप्लाई करा? इस तरीके का। और इसके कारण फ्रिक्शन फोर्स कैसा अप्लाई होगा, तो वो रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि ये जो है ये कुछ ऐसा अपने आप को कुछ इस तरीके से इससे इसका शेप हो जाएगा। तो ये जो शेप हुआ है ये किसके कारण होगा, तो इस तरीके की जो स्ट्रेस डेवलप होगी उसे क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं, यहां पर जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो कौन सी होगी, तो इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? शियर स्ट्रेस। इसको क्या बोलेंगे हम? शियर स्ट्रेस बोलेंगे। अब यदि बात करते हैं हम टोर्सन की, तो टोर्सन क्या होता है, जिसका एग्जांपल मैंने अभी दिया, जिसको हम बोलते हैं मरोड़ना। और कैसा होगा, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यदि फोर्स कुछ ऐसा अप्लाई होता है और यहां से, तो इसमें क्या होगा, तो ये कहीं ना कहीं बेंड हो जाएगा। क्या होगा, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, तो बेंड हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। तो अलग अलग टाइप की स्ट्रेस होती है। डिपेंड किस पे करेगी, तो डिपेंड करेगी कि फोर्स कैसे अप्लाई किया गया है और कहां पर अप्लाई किया गया है, जिसके कारण उसके अंदर अलग अलग प्रकार की स्ट्रेस डेवलप होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और एक और चीज की बात करते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रेन। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन जो होता है जिसको बोलते हैं विकृति। क्या बोलते हैं? विकृति। स्ट्रेन को बोलते हैं विकृति। तो जब भी जैसे मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं कि ये एक रॉड है और इस पे यदि फोर्स लगाया जाता है, क्या कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हमने क्या करा, एक फोर्स लगाया। ये एक फोर्स लगाया, इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, तो मैंने बोला कि इसकी जो लेंथ थी वो L थी। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि इसकी लेंथ कितनी थी, तो L लेंथ थी। इस L लेंथ में क्या हुआ, तो जब इसके ऊपर फोर्स लगाया गया, कौन सा फोर्स, तो ये P है, मैं इसको F करता हूं। कौन सा फोर्स लगाया? F फोर्स लगाया। जिसके कारण क्या हुआ, तो जिसके कारण ये हुआ कि इसकी लेंथ में कुछ चेंज हो गया। कितना चेंज हुआ, तो ये लेंथ जो है वो डेल्टा L बढ़ गई। क्या हुआ, उसकी लेंथ में कुछ परिवर्तन हुआ। कितना परिवर्तन हुआ, तो उसकी लेंथ जो बढ़ी उस फोर्स के कारण, उसको बोला कि वो लेंथ कौन सी है, तो डेल्टा L उसकी लेंथ है जितनी बड़ी। तो स्ट्रेन किसे कहते हैं, तो स्ट्रेन जो होता है उसका जो फार्मूला है वो ये है कि चेंज इन लेंथ, क्या है, या चेंज इन डायमेंशन। क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन बटे ओरिजिनल डायमेंशन। क्या होता है? ओरिजिनल डायमेंशन। कितना चेंज हुआ है इसके अंदर, तो हमने यहां पर देखा कि ये जो स्ट्रेन है क्या चेंज हुआ, तो इसमें जो चेंज हुआ है वो हुआ डेल्टा L, और ओरिजिनल कितनी थी,
एल, इसी को बोलते हैं स्ट्रेन विकृति, जिसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन से। क्या होता है? तो डेल्टा एल बटे एल। यदि हम यूनिट की बात करें तो ये भी होगी मीटर और ये भी होगी मीटर, दोनों कट जाएंगे। इसलिए इसका ध्यान रखना कि जो स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन जो होती है, ये पॉइंट नोट करके रखना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यदि क्वेश्चन आया कि इसकी यूनिट बताइए, तो स्ट्रेन जो है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। तो जब भी हम किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, तो उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होती है। वो स्ट्रेस अभी हमने चर्चा करी कितने प्रकार की होगी, उसके अंदर क्या होगा, तो उसकी डायमेंशन में चेंज होगा। वो कितना चेंज होगा और ओरिजिनल कितनी थी, उसके अनुपात को स्ट्रेन बोलते हैं, विकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं स्ट्रेन। क्या होता है? तो चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल बटे एल जो है इसका फार्मूला होता है, और इस तरीके से हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। बढ़ते हम आगे की तरफ, और अब हम बात करते हैं हुक्स लॉ क्या होता है। तो हुक्स लॉ जो है ये कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या है? तो हुक्स जो है, हुक्स लॉ क्या बोलता है, इसको हम समझते हैं। तो हुक्स लॉ ये बोलते हैं कि किसी भी पदार्थ पे या किसी भी रॉड पे या किसी भी स्प्रिंग पे जब हम फोर्स लगाएंगे, तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो समानुपाती होगी किसके? तो स्ट्रेन के। किसके समानुपाती होगी? स्ट्रेन के। जो भी इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगी वो किसके समानुपाती होगी? तो वो समानुपाती होगी स्ट्रेन के। किसके? स्ट्रेन। मतलब उस पर जितना प्रतिबल लगाया जाएगा उसकी उतनी ज्यादा विकृति होगी। यदि आप ज्यादा प्रतिबल लगाएंगे तो ज्यादा विकृति होगी। ये किसने बोला? तो ये बोला है हुक्स ने। अब यदि हम यहां से देखें तो ये जो स्ट्रेस है ये समानुपाती है किसके? स्ट्रेन के। ये हमें एक समीकरण मिलता है यहां से, और जैसे ही हम यहां से इसको हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? हमें यहां पर एक कांस्टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट मिलेगा, जिसे ई से डिनोट करते। किससे करते हैं? ई से। और क्या है? ये स्ट्रेन है। तो ये हमें एक समीकरण मिलेगा। यदि हम यहां से ई की वैल्यू निकालें तो ई जो होगा वो स्ट्रेस बटे स्ट्रेन होगा। यहां पर क्या है? तो ये जो ई है इसको बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं? यंग्स मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं इसको? यंग्स मॉड्यूलस, या इसको बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक। या इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा हुक्स लॉ क्या होता है। तो हुक्स लॉ जो होता है उसकी एक डेफिनेशन है कि स्ट्रेस समानुपाती होता है स्ट्रेन के। जितना ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा उतनी ज्यादा उसमें स्ट्रेन डेवलप होगा। जितना ज्यादा हम प्रतिबल लगाएंगे उतनी ही ज्यादा उसमें विकृति आएगी। ये कौन बोलते हैं? तो ये बोलते हैं हुक्स। कौन बोलते हैं? हुक्स बोलते हैं। तो जब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि स्ट्रेस डेवलप होती है तो उसमें उतनी ही क्या होगी? तो विकृति आएगी। यहाँ पर भी वही चीजें हैं कि स्ट्रेस क्या है? तो स्ट्रेन के समानुपाती होती है, और ये एम से डिनोट कर रहा है जिसको हमने ई बोला है। तो ई क्या है? तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक। क्या क्या हम पढ़ चुके, मैं एक बार रिपीट करता हूं। सबसे पहले हमने देखा इलास्टिसिटी क्या होती है, फिर हमने देखा कि प्लास्टिसिटी क्या होती है, फिर हमने देखा कि स्ट्रेस क्या होती है, और फिर हमने देखा कि स्ट्रेन क्या होता है, और फिर हमने देखा कि हुक्स लॉ क्या होता है। ये चीजें हमने देखी है। मैं एक बार रिपीट करता हूं
यदि हम बात करेंगे इलास्टिसिटी की, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या मैं बोल रहा हूं। यदि किसी पदार्थ पर कोई बल लगाते हैं तो उस बल के कारण उस पदार्थ का जो आकार होता है उसमें कुछ परिवर्तन होता है। यदि बल हटाने पर यह अपने वास्तविक आकार में आ जाती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। और यदि उस बल लगाने से उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है और वह अपनी वास्तविक आकार में वापस नहीं आता है, तो उस गुण को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। जब हम बल अप्लाई करते हैं तो वो बल किस क्रॉस सेक्शन पर अप्लाई हुआ है उसके अनुपात को बोलते हैं स्ट्रेस। ये स्ट्रेस जो है वो 4-5 प्रकार की होगी। यदि उसमें बल लग रहा है कंप्रेस करने वाला, तो उस स्ट्रेस को हम बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। यदि उसमें बल लग रहा है टेंशन, तो हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। यदि उस पर बल लग रहा है शियर वाला, तो हम उसको बोलेंगे शियरिंग स्ट्रेस। उसके बाद हमने देखा स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन जो होता है, जब भी हम किसी पदार्थ के ऊपर बल लगाएंगे तो उसकी लंबाई में कुछ परिवर्तन होगा। जितना परिवर्तन होगा तथा जो वास्तविक लंबाई थी उसके ही अनुपात को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेन, जिसको बोलते हैं विकृति। फिर हमने देखा कि हुक्स लॉ क्या होता है। तो हुक्स लॉ ये बोलता है कि स्ट्रेस जो होती है वो समानुपाती होती है किसके, स्ट्रेन के। यदि हम यहां से ये सिंबल हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है, जिसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं यंग मॉड्यूलस, या बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहां तक हमने देखा है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे जो हम कवर करने वाले हैं, यहां से हम कुछ द्रव की गुण पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब हम पढ़ने वाले हैं द्रव के गुण। क्या होता है इसको हम समझेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हम चालू करने वाले। क्या चालू करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्या होती है। और उन प्रॉपर्टीज को चालू करने के पहले हमें यह समझना होगा कि यहां पर जो द्रव है उनके पदार्थ के अणुओं के मध्य एक आकर्षण बल होता है। पहले हमें उसको समझना होगा। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर क्या होता है, तो यहां पर एक शब्द लिखा रहा है कोहेजन और एक लिखा रहा है अधेजन। ये क्या होता है, पहले हम इसकी चर्चा करते हैं, ये क्या चीज है। तो यदि मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, जब समान पदार्थ के अणुओं के मध्य, समान पदार्थ के अणुओं के समान पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल, समान पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। इसी ससंजक बल को क्या कहते हैं, तो इसी ससंजक बल जो है, इसी को कहते हैं, ससंजक बल को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं, इसी ससंजक बल को क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। तो ध्यान दीजिएगा, यदि मैं दूसरी डेफिनेशन यहां पर लिखूं कि जब असमान पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। को क्या कहते हैं, तो असंजक बल कहते हैं।
क्या कहते हैं, जब असमान पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसे क्या कहते हैं, तो असंजक बल कहते हैं। इसी असंजक बल को बोलते हैं अडहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं, अडहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं, अडहेसिव फोर्स। तो अब यहां देखिए, यहां पर क्या बोल रहा है कि ये एक जो अणु है ये है पानी का एक अणु। यहां पर देखें तो एक किसका है, तो ये पानी का। तो इसके, ये एक समान पदार्थ, ये एक समान पदार्थ, इनके बीच में जो बल लगेगा, जो भी आकर्षण बल लगेगा, इनके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा उसे क्या कहते हैं, तो कोहेजन कहते हैं, मतलब ससंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ससंजन कहते हैं। और यदि यहां पर देखें तो ये क्या चीज है, तो ये मैंने बोला कि ये जो है ये कांच है। क्या है, कांच है। तो अब यहां पर एक पदार्थ तो पानी है और दूसरा क्या है, तो ग्लास। तो क्या हुआ, तो पानी और ग्लास अलग अलग पदार्थ है, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो बल कौन सा होगा, तो उसे कहते हैं असंजन। क्या बोलते हैं, असंजन या फिर अढेसन। क्या बोलते हैं, अढेसन। ध्यान रखिएगा। और आगे हम बात करते हैं, तो यहां पर हम बात करते हैं कि क्या इसमें डिफरेंस है। तो क्या हमने बोला कि जब पदार्थ क्या हो, तो हमने बोला कि पदार्थ क्या हो, समान हो। पदार्थ क्या हो, समान हो। तो लगने वाला बल कौन सा होगा, तो लगने वाला इनके जो बीच में बल होगा वो बल होगा ससंजक बल। कौन सा बल होगा, ससंजक बल। लेकिन जब पदार्थ क्या हो, तो पदार्थ असमान हो। पदार्थ कैसे हो, तो असमान हो। तो उनके बीच में लगने वाला जो बल होगा वो कौन सा होगा, तो वह बल होगा असंजक बल। कौन सा होगा, तो वो बल होगा असंजक बल। कौन सा बल होगा, तो असंजक बल। तो यहां पर यदि हम देखें तो ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो इनके बीच में जो आकर्षण होगा वो कौन सा होगा, तो उसको बोलेंगे ससंजक बल। जो भी आकर्षण बल लगेगा उस बल को हम बोलेंगे ससंजक बल, जिसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। और यदि यहां पर बात करें तो यदि पदार्थ असमान है, उनके बीच में जो आकर्षण बल होगा उस आकर्षण बल को बोलते हैं असंजक बल। क्या कहते हैं, असंजक बल उसे कहते हैं। बढ़ते हम आगे की तरफ। और यहां पर जो है, यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, यदि मैं एक और एग्जांपल से बताता हूं कि यहां पर जो है ये क्या है, तो यहां पर एक ग्लास है जिसके अंदर क्या है, तो एक लिक्विड भरा हुआ है, एक बर्तन रखा हुआ है। वो बर्तन किसका है, तो ये बर्तन मैंने बोला कि ग्लास। किसका बर्तन है ये, तो ग्लास का एक बर्तन है, जिसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो है, ये ग्लास जो है इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर भरा हुआ है पानी। ये ग्लास का बर्तन है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, तो इसके अंदर भरा हुआ है पानी। अब यदि हम बात करें तो यहां पर ये जो है, ये मैंने बोला कि ये जो है तो ये पानी है, और यदि इसकी बात करें तो ये क्या है, ग्लास। क्या है, ग्लास है। अब यदि हमसे कोई पूछेगा कि पानी और पानी, या तो हम ऐसा लिखे या हम ऐसा लिखते कि पानी प्लस पानी, मतलब पदार्थ क्या है, तो समान पदार्थ है, पानी और पानी। इसके बीच, इसके अणुओं के मध्य जो बल लगेगा उस बल को बोलते हैं ससंजक बल। क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। इनके बीच में बल तो लगेगा, वो बल होगा आकर्षण बल। उस आकर्षण बल को यदि वो समान पदार्थ के अणुओं के बीच में लग रहा है तो उसे बोलेंगे ससंजक बल। लेकिन यदि हम बात करें पानी की और हम बात करें यहां पर किसकी, तो कांच की या ग्लास की, अब जो है ये पदार्थ जो हो गए वो असमान हो गए, और इनके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा उसे कहेंगे असंजक बल। क्या कहेंगे, असंजक बल। इसे कहेंगे असंजक बल। और इसी को बोलते हैं अडहेसिव फोर्स। क्या कहते हैं, तो इसी को बोलते हैं अडहेसिव फोर्स। इसी को कहते हैं अडहेसिव फोर्स। तो आज की क्लास में जो है हमने ये जाना कि
पदार्थ के जो गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने यदि सॉलिड की बात करी तो हमने बात करी इलास्टिसिटी, हमने बात करी प्लास्टिसिटी, हमने बात करी स्ट्रेस, हमने बात करी स्ट्रेन, और हमने बात करी हुक्स लॉ की। जब हम द्रव की तरफ बढ़े तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज चालू करने के पहले हमने दो टर्म्स को क्लियर करा। वो था कि ससंजक बल और असंजक बल क्या होता है। इन्हीं दो बल के आधार पर हम जानेंगे कि केशिकत्व क्या होता है, जिसको कैपिलरिटी बोलते हैं। इसी बल के आधार पे हम जानेंगे कि पृष्ठ तनाव का बिहेवियर ऐसा क्यों होता है, इसको हम समझेंगे आने वाली क्लास में। तो मैं यहाँ पर क्यूआर जनरेट कर रहा हूँ, जिसको कि आप स्कैन कर लीजिए। तो आपको ये जो अभी हमने पढ़ा है ये नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और आप साथ में बने रहिए। साथ में आप बने रहेंगे, आप कंटिन्यू रहेंगे, आपको ये नोट्स मिलते रहेंगे। यदि एक बार में समझ में नहीं आता है, क्लास को रिपीट करिए, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरीके से हमारे साथ में बने रहिए। आपको डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है। पूरा फिजिक्स जो हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करने वाले हैं। फिजिक्स के बाद हम कंप्लीट करेंगे केमिस्ट्री, फिर हम कंप्लीट करेंगे बायोलॉजी। तो सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। तब तक के लिए सभी को गुड बाय, थैंक यू।